Hello, aspirants. Welcome to newspaper analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 12 January. So, let's get started. But before starting, I would like to say something that I don't know how many of you are watching this regularly because, see, what watch hours I get is just 4 or 6 watch hours. ठीक है एक वीडियो जिसमें दोनों न्यूज़पेपर को हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा तक डिस्कस करते हैं नॉन स्टॉप उसमें 4-6 वॉचर्स आना यानी हार्डली 5 स्टूडेंट्स को पूरा देख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू, क्वालिटी इशू है या आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ उस वजह से या जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको और हॉलिस्टिक बनाने के लिए हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी स्टार्ट किया ताकि इन्हीं चीज़ों को और बेटर एनालाइज कर सकें। आपको वो एनालिटिकल स्किल्स गेन कर सको आप जो मेंस में ज़रूरत है। बट इसके बाद जो रिस्पॉन्स है ना, आई वुड नॉट जस्ट से इट बैड बट एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, इतना पुअर रिस्पॉन्स। आई मीन 2 न्यूज़पेपर कवर करना 3 घंटे तक, उसका 1 घंटे रिकॉर्डिंग करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कंडक्ट करना, एंड ऑल दिस आर अंडर द फ्री इनिशिएटिव। उसके बाद भी जिस लेवल का रिस्पॉन्स है इट इज़ वेरी पुअर एंड आई एम रियली रियली डिसअपॉइंटेड बाय दिस बिकॉज सी देन पीपल से कि आपने कुछ चीज़ें पेड क्यों कर दी, चाहे वो मेंस 450 हो या रिवीजन कोर्स हो। जब इस तरह से पुअर रिस्पॉन्स आता है ना, क्योंकि लोगों को ये लगता है कोई चीज़ अगर फ्री में हो रही है विदाउट एनी कॉस्ट हो रही तो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। ओके, सो this is really disappointing, so I don't want to make everything paid, but you're just forcing me to go for it because see, in prelims revision course I am working with just 22 students, so it's not about money or all something. Okay, the cost was just 3,000, right? That makes up to 66K. Obviously when you're residing in Delhi, this is just expenses of hardly 3-4 months. Okay, so this year it's not about money, it's about giving the result. ओके, सो मुझे वो पेड करना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट पुअर रिस्पॉन्स, और वही चीज़ें यहाँ भी हो रही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में रिस्पॉन्स इतना पुअर है कि 2 आवर्स भी वॉच आवर्स नहीं होते हैं। तो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो ठीक है, डिसलाइक कर दो, कमेंट में लिख दो दैट स्टॉप इट प्लीज। ओके, ना मेरा टाइम वेस्ट हो ना आपका हो, बट इस तरह की चीज़ें करना इट मेक अस फील लाइक फूल। ओके, लाइक वी आर डूइंग समथिंग बट people are just not giving any sort of response. Right, so I don't know, but I'm not going to conduct these sessions anymore. I think. I mean, these brainstorming sessions, these newspaper analysis, it takes a lot of time. Okay, we are not fooled to wake up early morning at 5 and conducting all this session at around 10 a.m. And sometime I try to do it as early as possible. बट अगर आप लोग ये सोचते हो कि ठीक है, अगर कोई चीज़ अच्छी है और वो हमें पता चल गई तो हम उसको कभी शेयर ना करें किसी से। ठीक है, अगर उस टाइप का एटीट्यूड रखते हो तो वन थिंग लेट मी क्लियर कि कोई भी चीज़ अगर सिर्फ आप ये सोचते हो कि आपके लिए कराई जाए तो वो चीज़ कभी नहीं होगी, वो कहीं भी नहीं होगी वो। ठीक है, वो चीज़ अल्टीमेटली क्लोज डाउन हो जाएगी, फिर आप लोग वापस से नए सोर्स ढूंढते रहिएगा। बट अगर इस तरह का एटीट्यूड है कि हाँ अगर कोई चीज़ अच्छी है और वो हमें पता है तो फिर वो हम अपने तक ही रखेंगे, हम किसी के साथ शेयर ना करें। सो if this is the response, see, I have started from 27 June, right? And we are in 12 January, more than 6-7 months. And if still I am getting 4 to 6 watch hours, then that is seriously very bad. Okay, because जब भी कोई start करता है तो it says that at least without any expectation continue for 6 months and uh, things will get better. But the things in fact got much bad. ओके, क्योंकि ये 5-6 आवर्स के वॉच आवर्स जो है ये तब भी आते थे जब स्टार्ट किया था और अब भी उतने ही आ रहे हैं। सो अगर आप लोग ये सोचते हो कि या वी शुड नॉट शेयर इफ वी आर हैविंग सम गुड सोर्स, देन दिस थिंग इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी शट डाउन। ओके, sorry for being harsh, but it's Friday, right? I will just conduct this session for 4-5 days more. Okay, this brainstorming session, this newspaper analysis. Otherwise, I am happy with working with my 22 subscribed students. At least I want to make sure कि इनके 100% prelims clear हों, ठीक है? All these 22 students. At least वो लोग उस चीज़ को follow तो करें। ओके, बट अगर इस तरीके से है कि बस यहाँ पर मैं अपने 5 घंटे 6 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ इतने पुअर रिस्पॉन्स के साथ, तो आई एम गोइंग टू शट डाउन ऑल दिस। ओके, नो न्यूज़पेपर एनालिसिस, नो ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू जस्ट डोंट डिजर्व इट। ओके, ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का, ठीक है, बट बात होती है कि अपने तरीके से पढ़ाने की। ओके, तो वो जब आप लोग न्यूज़
आप लोग इंस्टीट्यूट्स में पे करते हो लाखों रुपए फीस, तब शायद वो चीज़ आपको ठीक लगती है। ओके, तो if all these my initiatives doesn't work out, I have the option of joining any institute, and I will prefer that rather than wasting my time here with the people who don't even uh, care to promote someone's effort. Okay, so with that harsh talk, if you want to watch the video, you can. Else, you can leave. It's your choice. Okay, I'm just taking this session. Anyway, so let's start with the direct tax. We know that direct tax में मेजर कंपोनेंट होता है हमारा, सबसे ज़्यादा होता है कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे करती हैं अपनी प्रॉफिट पे, और दूसरा होता है इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल पे करते हैं अपने इनकम पे। ओके, तो काफ़ी बेटर ग्रोथ देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ, एंड टोटल कलेक्शन आया है डायरेक्ट टैक्स से 14.7 लाख करोड़। ओके, उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जीएसटी का, राइट, जो कि मंथली बेसिस पर ही ऑलमोस्ट 1.6 लाख करोड़ टच कर रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म है, एक है ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है नेट डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि क्या होता है कि आप कई बार टैक्स वगैरह फाइल करते हो, उसके बाद अलग अलग एग्जाम्पशन के तहत आपको कुछ रिफंड भी किया जाता है। देखिए, तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन हुआ 17 लाख करोड़, उसके बाद जो भी अलग अलग सेक्शन में रिफंड्स वगैरह दिए जाते हैं वापस से, वो तो फिर घट के रह गया टैक्स 14.70 लाख करोड़। ओके, उसी तरह से नेट कॉर्पोरेट इनकम, ओके, और नेट पर्सनल टैक्स इनकम, ये दोनों मेजर कंपोनेंट है। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि कहाँ से हमारे पास कितना रेवेन्यू आता है, तो सबसे ज्यादा आता है जीएसटी से। ओके, इसके बाद हमारे पास सेकंड पे आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, थर्ड पे आता है इनकम टैक्स, उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी, उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी। क्योंकि ये लिस्ट है, और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट हर साल यही रहेगी। जब भी आपका बजट वगैरह आता है और इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उसमें अगर कोई चेंज होगा तो वो हम लोग लेटेस्ट अपडेट कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इसराइल एंड साउथ अफ्रीका बोथ आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो वहां पर साउथ अफ्रीका हैज ब्रॉट ए सूट अगेंस्ट इसराइल दैट इट इज कंडक्टिंग द जेनोसाइड। नाउ लेट मी टेल फ्यू थिंग्स अबाउट इसराइल साउथ अफ्रीका कि 1994 से पहले, ठीक है, यहाँ पे अपार्थाइड रिजीम चलती थी। दैट मीन्स द वाइट माइनॉरिटी was in the रूलिंग, एंड जो कलर्ड और ब्लैक ब्लैक, ठीक है, ये मेजोरिटी में हुआ करते थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने लीगली, ठीक है, लॉफुली ऐसे लॉ बना दिए थे जिसने कुछ एरियाज, कुछ पर्टिकुलर लोकेलिटीज, कुछ जॉब्स, इस तरह की चीजें सिर्फ वाइट पीपल के लिए रिजर्व करके रखी थी। दैट मीन्स यू कैन से माइनॉरिटी वाइट वाज रूलिंग ओवर द मेजोरिटी ब्लैक। ओके, एंड देयर वाज लीगली लॉफुली डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, फिर नेल्सन मंडेला और वो जो पूरी मूवमेंट हुई, उसके बाद ये अपार्थाइड रिजीम खत्म हुई। ओके, तो आज की जो ब्लैक और कलर्ड पीपल हैं, दे मोस्टली सपोर्ट दी पैलेस्टीनियंस, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी ज़मीन पर जूइश इजराइलीज ने आके कब्जा किया है और उनके अगेंस्ट एट्रोसाइड्स कंडक्ट करता है। और अगर हम वाइट माइनॉरिटीज़ की बात करें अफ्रीका में, जो आज भी रहती हैं साउथ अफ्रीका में, तो आप कह सकते हो कि दे मोस्टली साइड विद इजरायली जूइश कम्युनिटी। ओके, अब जब यहाँ पे अपार्थाइड चल रहा था ना, जब कोई भी कंट्री साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन रखना पसंद नहीं करती थी, ठीक है, नॉट इवन द यूरोपियन कंट्रीज, बट कोविटेडली, ठीक है, छुपे छुपे से इसराइल इसराइल उस वक्त भी आर्म्स वगैरह सप्लाई करता था इस अपार्थाइड रिजीम को। ऑलराइट, और आज ये जो वाइट माइनॉरिटी वालों की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, ये अपोजिशन में है मोस्टली। ठीक है, तो ये अभी भी इनडायरेक्टली इसराइल की जूइश जो पॉपुलेशन है उसी को सपोर्ट करती है। एंड दिस कलर्ड एंड ब्लैक मेजोरिटी, ये अभी पावर में है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये खुद डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हेल्ड करते हैं पैलेस्टीन के सपोर्ट में। ऑलराइट, तो ये जो इनकी रूलिंग पार्टी है, इसी ने साउथ अफ्रीका की तरफ से इसराइल के अगेंस्ट जेनोसाइड का सूट फाइल किया है इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, और क्लेम किया है कि ऑर्डर देना चाहिए कोर्ट को टू स्टॉप दिस वॉर राइट नाउ। राइट, बट एट द सेम टाइम मैंने कल आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में डिस्कस भी किया था ये कि ये ऑर्डर भले ही दे सकता है, बट एनफोर्स करने की पावर नहीं है इसके पास। इसके पास कोई अपनी खुद की पुलिस नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सैंक्शन लगाने की राइट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगेन इंटरनेशनल लॉज का यही रोल है कि कम से कम एटलीस्ट सामने वाली पार्टी आके अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश तो कर रही है। और इसराइल ने इस चीज को इतना सीरियस भी लिया है कि उसने अपने बेस्ट लॉयर्स भेजे हैं यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए। ऑलराइट,
तो ये इशू समझ में आया आपको पूरा? South Africa accused Israel of committing genocide against Palestinians in UN's top court. Latest Gaza war is part of decades of long operation of the Palestinians by Israel, and they asked judges to impose binding preliminary orders on Israel. ठीक है, इस वॉर में अभी तक 23,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन मारे जा चुके हैं. It has a strong Israel. It has sent a strong legal team to defend its military operation launched in the aftermath of Hamas attack. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉज की वजह से ही है कि आज एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसराइल पे, अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है. अगर ये इंटरनेशनल लॉज होते ही नहीं तो फिर जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं थी उनको. ठीक है, तो कल ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने यही डिस्कस किया कि इंटरनेशनल लॉज होना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव कि वो फुली सक्सेसफुल रहे ना रहे वो बात की बात है, बट एटलीस्ट उनका होना भी जरूरी है. उसी तरीके से while it is unlikely that Israel will comply with any order, but such order would be a blow to international standing. Okay, इसराइल की जो इंटरनेशनल छवि है उस पर जरूर एक ब्लो पड़ेगा. ये होता है गंगीरेडू मेलम. ओके, एक तरह का मेला होता है, आंध्र प्रदेश में चलता है. नेटफ्लिक्स पे एक मूवी थी पुरानी. ठीक है, तो ये नयनतारा है एक्ट्रेस जो इसमें लीड एक्ट्रेस थी. यहाँ पर कुछ हिंदू आउटफिट्स को लगता है कि इसमें हमारे भगवान राम का अपमान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया जैसे ये लड़की है ना, ये शेफ बनना चाहती है. ठीक है, तो इसके फादर वो चीज़ अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन वगैरह कुक करना चाहती है. और इसमें एक स्टेटमेंट है इस फिल्म में दैट लॉर्ड राम कंज्यूम्ड एनिमल फ्लैश ड्यूरिंग हीज 14 ईयर ऑफ एक्साइल. इन लोग का ये कहना है कि जंगल में रहते थे तो फिर एनिमल तो खाया ही होगा खाने में. ओके, इस तरह की बात की है. तो यहाँ पर सेक्शन 153A दैट इज प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स एंड सेक्शन 3A ऑफ इंडियन पीनल कोड. ठीक है, इसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुई है और फाइनली इन्होंने माफी मांगते हुए नेटफ्लिक्स से ये मूवी हटा ली है. ओके, आगे चलते हैं. अब देखिए, आशा वर्कर्स के साथ सबसे बुरा होता है क्योंकि इनकी सैलरी 7,000 तक रहती है. ठीक है, मेजोरिटी स्टेट्स में इतनी है, ज्यादा से ज्यादा कहीं जाएगी भी तो बस 11,000. ठीक है, जबकि जितना भी विमेन और चाइल्ड हेल्थ में हमने इंप्रूवमेंट देखा है पिछले एक डेकेड में, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस आशा वर्कर. राइट, बट इनके साथ इनको हमेशा अपने वेजेस के लिए स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है. ठीक है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है. तो ये बहुत ही इंसेंसिटिव एस्पेक्ट है गवर्नमेंट की साइड से. जबकि मैंने आपको बताया है कि हमारे जो MPs MLAs हैं दे टेक मल्टीपल पेंशन, जितने टर्म्स जीत के आते हैं उतनी पेंशन लेते हैं. ओके, आपके कुछ सीनियर लीडर ऐसे हैं जो 5 से 6 लाख रुपए महीना मंथली पेंशन लेते हैं ये. ओके, और अभी रिटायर भी नहीं हुए, वो प्रेजेंट में भी MP MLA बने हुए हैं. उसके बाद भी ये पेंशन प्लस जो सैलरी आती है वो सब लेते हैं. बट बात जब उन लोगों की आती है जो सीरियसली ग्राउंड लेवल पर हमारे फ्रंटियर पर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जब सैलरी की बात आती है तो हमेशा उनको प्रोटेस्ट से बैठना पड़ता है, चाहे वो दिल्ली हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह यही हाल है. Okay, central government has not increased the salary of Anganwadi and ASHA workers in last 5 years. के last 5 years से आपने उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं की है. Okay, they work for maternal and child health care. They are overburdened with other work as well, like filing details of आयुष्मान कार्ड एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड. ठीक है, तो आप इनका एक्स्ट्रा वर्क भी पकड़ा देते हो, लेकिन जब बात उनके वेजेस की आती है तो फिर आप नहीं मानते. ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज. ममता बनर्जी ने डिमांड किया है कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए बंगाली को. ओके, अब देखिए, इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि कम से कम आपके पास कुछ ऐसा लिटरेचर होना चाहिए जो बहुत ही एक्सक्लूसिव हो या बहुत ही एंशियंट टाइप का लिटरेचर हो. कम से कम एटलीस्ट आपकी लैंग्वेज ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 2,500 साल पुरानी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे तमिल है, संस्कृत है. ओके, बट बंगाली लैंग्वेज अगर आप ऑनेस्टली देखेंगे तो ये इमर्ज हुई है 14th सेंचुरी के आसपास. ठीक है, तो पहले तो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होती. रही बात दूसरे किसी एंशियंट लिटरेचर की, तो ऐसा भी कोई एंशियंट लिटरेचर देखने को नहीं मिलता है बंगाली लैंग्वेज में. ठीक है, तो अब पॉलिटिकल इश्यूज पे आप भले ही डिमांड कर लो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, बट नहीं मिलेगा इतनी आसानी से. ठीक है, अभी तक ऑफिशियली 6 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है एज क्लासिकल स्टेटस, दैट इज तमिल 2004 में. अब तमिल आया तो संस्कृत को तो आना ही था 2005 में. उसके बाद तेलुगु एंड कन्नड़ को मिला 2008 में, देन मलयालम एंड देन उड़िया. ओके, दिस इज सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, बंगाली, एंड 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, क्योंकि बंगाली में फिर वो बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी आ जाएगी. ठीक है, minority right to establish administrative institution was not to make them insular. अब ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चल रहा है उसमें ही कहा है कि एक बात बताइए कि आपको अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दे भी दें तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पूरा एकदम आइसोलेशन में चलाओगे उस इंस्टीट्यूट को. ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन में सारे हमारे उसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही होने चाहिए. राइट, वैसी चीज नहीं हो सकती.
ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 30 हमें राइट तो देता है एडमिनिस्टर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, बट इट डज नॉट मैंडेट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड बी ओनली बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। ओके, ऐसा कोई राइट नहीं देता है आर्टिकल 30 आपको। अब तक आपको ये केस याद हो ही गया होगा, अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967। यहाँ पर एएमयू वॉज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये गवर्नमेंट कोर्ट का जजमेंट था 5 जज बेंच का अजीज बादशाह केस में। ठीक है, और जब भी आपको कोई एक कोर्ट जजमेंट को चैलेंज करना होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब अगली जो सुनवाई होगी वो उसकी हायर बेंच से होगी। 5 जज की थी, तो अब जो सुनवाई कर रही है वो कौन सी है? 7 जज बेंच। राइट, और सेंटर का भी यही कहना है कि एएमयू कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो 67 में ये स्टेटस छीन लिया गया एएमयू से। फिर उसके बाद 1985 में गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक्ट इनेक्ट किया। ठीक है, और इन्होंने इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया था। राइट, जो कोर्ट ने आगे चल के 2005 के आसपास दोबारा से गिरा दिया। ठीक है, तो अभी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, और सेंटर अब कह भी यही रहा है कि देने की जरूरत भी नहीं है। इट इज ऑलरेडी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ तेलंगाना पीसी में काफी घोटाले हुए। ठीक है, और जहां तक मुझे पता है शायद 7 साल तक तो पीएससी कंडक्ट भी नहीं हुई थी स्टेट बनने के बाद। ओके, तो फाइनली यूपीएससी टू ट्रेन दी न्यू टीम ऑफ तेलंगाना पीएससी ऑफिसर। और सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, मेरे ख्याल से शायद सभी स्टेट पीएससी को ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, सभी जगह जगह बहुत बुरे हाल है। मध्य प्रदेश गोइंग थ्रू वर्स्ट फेज। ऑलराइट, इसी तरीके से स्टेट पीएससी कहीं ना कहीं करप्शन का अड्डा भी बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वहां पर एक लड़का 14 या 16 रैंक लाया था, उसके फादर कलेक्टर है। ठीक है, तो उनके बेटे का मॉक इंटरव्यू किसी कोचिंग ने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। तो वहां पर उस लड़के को इसरो का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। और इसी तरीके से काफी सारे कांग्रेस के भी लीडर्स हैं जिनके बच्चे सिलेक्ट हुए थे छत्तीसगढ़ पीएससी में, तब भी उस पर भी क्वेश्चन उठे क्या ये सीरियसली जेन्युइनली हुई है। इवन जो छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन थे उनके भी ऑलमोस्ट सारे दूर दूर के रिलेटिव तक गवर्नमेंट जॉब्स में है। ओके, तो ये क्वेश्चन उठे थे इस बार छत्तीसगढ़ पीएससी के रिजल्ट पे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ तेलंगाना या इन्हीं स्टेट तक है। सिर्फ गुजरात पीएससी बहुत सही चल रहा था क्योंकि वहां पर एक चेयरमैन थे, उन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए थे। बट बच्चों ने उसका डिमांड भी किया था कि इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जाए या इनको रीअपॉइंट किया जाए, बट नहीं किया गया। ऑलराइट, तो स्टेट पीएससी के हाल बहुत खराब है। अग्निपथ स्कीम 4 ईयर की सर्विस आपको देता है। ठीक है, 75% को बाद में घर भेज दिया जाएगा, 25% को परमानेंट कर लिया जाएगा। अब तक ये सब चीज़ें पता ही हो गई होंगी आपको। ठीक है, हमने नेपाल की बात की थी। नेपाल का कहना था कि हमारे यहाँ के जो गोरखास यहाँ जाते हैं, ठीक है, उस पर अभी हम रोक लगा रहे हैं हाल फिलहाल के लिए कि वो अग्निपथ स्कीम में नहीं भेजेंगे हम अपने लड़कों को। ठीक है, क्योंकि उनके कंसर्न भी जेन्युइन है। जैसे अभी के लिए 32,000 गुरखास सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में। ऑलराइट, अब गुरखास इंडियन आर्मी में ज्वाइन होंगे। ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ब्रिटेन जब वो जा रहा था आज़ादी देकर, इंडिया एंड नेपाल। अब नेपाली युवाओं के पास दिक्कत ये है कि उनके पास और कोई ज़्यादा जॉब के ऑप्शंस है नहीं। ठीक है, तो नेपाल का कहना था कि वी वर नॉट कंसल्टेड वाइल फॉर्मुलेटिंग दिस अग्निपथ स्कीम। ओके, फिर इन्होंने कह दिया कि हम लोग अलाउ नहीं करेंगे अपने लड़कों को। फिर हमारी आर्मी ने कहा कि 2022 तक आपने डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, बट अभी तक वहां से कोई डिसीजन आया नहीं है, और पिछले 4 साल से कोई भी नेपाली लड़कों का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है आर्मी में। ऑलराइट, नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल का है नेपाल में कि ये लड़के आज यूक्रेन और रशिया की तरफ से वॉर लड़ रहे हैं। ठीक है, रशिया में पुतिन ने ये ऑफर दिया है कि कोई भी अगर आके हमारी आर्मी में ज्वाइन करके रशिया की तरफ से लड़ना चाहता है तो हम उसको अपने यहाँ की सिटीजनशिप, पासपोर्ट और सारी फैसिलिटीज देंगे। ठीक है, सेम ऑफर यूक्रेन ने भी दिया हुआ है। तो आज ये लड़के कन्फ्लिक्ट जोन में जाकर भी वॉर में लड़ रहे हैं, ऑल बिकॉज क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है नेपाल में। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने जो एक सोर्स था, ठीक है, इनके लिए एक विंडो थी अपॉर्चुनिटी की कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी, तो आपने ये विंडो भी क्लोज डाउन कर दी है अग्निपथ स्कीम लाकर। ओके, तो ये नेपाल का कंसर्न था। और नेपाल का इसके पीछे मेन कंसर्न ये था कि देखिए अब सपोज कि 100 नेपाली लड़के आर्मी में भर्ती होते हैं, 25 परमानेंट हो जाते हैं, 75 वापस घर चले जाते हैं। तब ये 75 जो आएंगे ना वो प्रॉपर ट्रेनिंग, आर्म्स वगैरह सब कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, सारी आर्म्स चलाने की ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजिक सब कुछ। ठीक है, तो ये इनको रिक्रूट कर सकती है वहां की माओइस्ट। ठीक है, माओइस्ट लोग इनको रिक्रूट कर सकते हैं। और अभी अभी नेपाल सिविल वॉर से उभर ही रहा है, अभी तक उसके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है।
ठीक है, तो इन लड़कों का मिसयूज हो सकता है नेपाल में, ये कंसर्न है नेपाल का जेन्युइन। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे जो पुराने आर्मी चीफ थे मिस्टर मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, उनकी एक किताब आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये जब अनाउंस की गई ना अग्निपथ स्कीम, तो आर्म्ड फोर्सेस हैड बीन टेकन बाय सरप्राइज। ओके, और ये तीनों पे लागू हुए, तीनों फोर्सेस पर, ठीक है, सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन, तीनों पर। ओके, तो उनका तो कहना है, बट ये जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं, दैट इज मिस्टर जनरल मनोज पांडे, इनका कहना है ऐसा कुछ नहीं है, सब कंसल्ट किया गया था सभी को, उसके बाद ही डिसाइड हुई थी। ठीक है। अब इन्होंने दो चीजें हाईलाइट की है। पहला, कि राजौरी पुंछ वाला जो एरिया है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर थोड़ी मिलिटेंसी फिर से बढ़ती जा रही है, काफी सारे अटैक्स हो रहे हैं गवर्नमेंट पर। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि आर्मी की तरफ से एक अभी एक केस आया जिसमें 3 युवाओं को ऐसे टॉर्चर किया गया कस्टडी में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, नो नो, वी आर हैविंग जीरो टॉलरेंस फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर इस एरिया में मिलिटेंसी फिर से बढ़ रही है। दिस इज सेकंड पॉइंट, जीरो टॉलरेंस फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन। एंड दिस इज थर्ड पॉइंट कि हमने अग्निपथ स्कीम सभी से कंसल्टेशन के बाद लाए। बट एक्स आर्मी चीफ नरवणे का कुछ और कहना है इस बात पे, और नेपाल का कंसर्न मैंने आपको बता दिया है। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर हमारा स्वच्छ भारत सर्वे फिर से आ गया है। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी की बात करें तो इस बार इंदौर के साथ साथ, इंदौर 7th टाइम बना है। ठीक है, इंदौर के साथ साथ सूरत भी नंबर 1 पर ही रहा है, और नंबर 3 पर रहा है नवी मुंबई। क्लियर। स्टेट्स की बात करें तो सबसे साफ शहर है महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पे आता है एमपी। अब देखिए, ये जो आप वर्कर देख रहे हैं ना, सैनिटेशन वर्कर, इनकी हालत भी वैसी ही है जैसी आशा वर्कर्स की है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट खुद कहती है कि मिनिमम वेज 12,000 होना चाहिए, जबकि खुद अपने यहाँ आंगनबाड़ी महिलाओं को, इन सैनिटेशन वर्कर्स को 7,000, 8,000, 9,000 तक देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो खुद ही अपने लॉ फॉलो नहीं करती है। और उसी तरह मैंने आपको यूपी का भी एग्जांपल दिखाया था, महिला हेल्पलाइन सर्विस में जो लड़कियां काम कर रही हैं वो भी प्रोटेस्ट पे बैठी थी लखनऊ में। उनको भी 11,000 रुपए मिलते हैं, और वो पिछले 4 साल से सिर्फ इतने ही मिल रहे हैं। ठीक है, वो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू, एक प्राइवेट जॉब मानी जाती है, जबकि वो काम कर रही हैं गवर्नमेंट के लिए। राइट। सूरत, इंदौर फर्स्ट रैंक पर आए जॉइंटली। ठीक है, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री रिलीज करती है ये सब। उसके बाद नवी मुंबई थर्ड रैंक पर है। इंदौर 7 टाइम बना हुआ है सबसे क्लीनेस्ट सिटी। महाराष्ट्र स्टेट में फर्स्ट, फॉलोड बाय एमपी एंड देन छत्तीसगढ़। ओके, उसके बाद वो तो बात हो गई 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन वाली सिटीज की। पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख की बात करें तो सासवद एंड लोनावला महाराष्ट्र में ये सबसे क्लीन माने गए। वाराणसी एंड प्रयागराज क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स। चंडीगढ़ जीता है अवार्ड इन सेफेस्ट सिटी फॉर सैनिटेशन वर्कर, यानी कि सैनिटेशन वर्कर की जो मैन होल वगैरह में डेथ हो जाती है, उस मामले में कम से कम एटलीस्ट चंडीगढ़ ज़्यादा सेफ है। राइट, नेक्स्ट इज, इसकी थीम क्या थी? थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, ओनली बाय एलिमिनेटिंग द मैन होल्स थ्रू मैकेनाइज क्लीनिंग। ये अचीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी मेथड्स ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग मोर एंड मोर गुड्स वर प्रूविंग हेल्पफुल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, हम सर्कुलर इकोनॉमी बात कर चुके हैं ऑलरेडी मेंस 450 प्लस सीरीज में। इन 2014 देयर वाज ओनली 15 to 16% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट। नाउ ऑलमोस्ट 76% अचीव कर चुके हैं, और बहुत जल्द 100% भी अचीव कर लेंगे साइंटिफिक प्रोसेसिंग में। ओके, यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की ही बात हो रही है, इस पे हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं। ओके, कैसे हो जाता है? जब ओवरडोज दिया जाता है आपको इनका, एंटीबायोटिक्स का। ओके, और हमने कुछ डेटा भी देखा था कि ऑलमोस्ट, कलर चेंज करने दो। ठीक है, कि मोर देन 55% लोगों को तो बेवजह ही दे दी जाती है। ठीक है, और मोस्टली ये एज अ प्रिवेंशन ही दे दी जाती है, जबकि आपने अभी तक टेस्टिंग प्रॉपर करके ये तक फाइंड आउट नहीं किया है कि आखिर कौन सा बैक्टीरिया है और कौन सी मेडिसिन देने की जरूरत है। आप बस इन जनरल एज अ प्रिवेंटिव क्योर आप उसको दे देते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो अब इसमें ज़रूरत ये है हमें कि पहले तो हमें कुछ इसमें रिसर्च करके एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की भी ज़रूरत है जो रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे जो दवाइयों के अगेंस्ट। ओके, सो क्रिएशन ऑफ न्यू मेडिसिन, क्विक डिजीज डिटेक्शन मेथड एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। अभी इसको आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं। Now, to fight against this AMR, the search for a new antibiotics is critical. और उसी में से एक न्यू एंटीबायोटिक्स निकल के आई है जो पोटेंशियल रखती है अच्छा, दैट इज जोसुरा बालपेन।
अब देखिए ज़रूरी ये है कि टेस्टिंग बहुत तेज़ी से हो और तेज़ी से उसका रिज़ल्ट दिया जाए। ये नहीं कि रिज़ल्ट अगले दिन आएगा, क्योंकि पेशेंट फिर जल्दी में रहता है कि मुझे जल्दी ठीक होना है और वो फिर ओवर कंज़म्पशन करता रहता है दवाई का। तो प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज़ डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शन इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ रेजिस्टेंट माइक्रोब्स। ठीक, इसको मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, फेक्स, अब ये जानना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बैक्टीरियोफेगस, ओके, जिसको सिर्फ शॉर्ट में फेक्स भी कहा जाता है। दीज आर वायरसेस दैट आर स्पेसिफिकली टारगेट एंड एनिहिलेट बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरियोफेक्स में हम लोग वायरस को यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड, they are emerging as a potent weapon against bacterial infections in humans thanks to their ability to selectively hit harmful bacteria. Okay, that is second important point. Third, the promise of preventing bacterial illness in livestock, reducing antibiotic use and thereby antibiotic resistance. Okay, that's third point. अब आपको पता है कि एनिमल्स वगैरह में भी एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा दिया जाता है। अब वो उनके मिल्क के फॉर्म में, मीट के फॉर्म में, अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडीज में ही वापस आता है। ठीक है, India imports high quality fakes from seasoned fake producer in Eastern Europe, but we need to cultivate our indigenous fake therapies as well. Okay, that's your fourth point. ठीक है, तो हमने यहाँ पर फेक्स के बारे में जान लिया। ठीक है, पूरा नाम है उसका बैक्टीरियोफेगस। नेक्स्ट, so we need to channel the investment and hasten the research in this field to develop homegrown fake solution. Okay, that is your point number 5. Clear. Now, given India's robust biotech sector and pool of scientific talent, the country is well positioned to take the lead in this cutting edge area. Okay, that is possible क्योंकि हमारे यहाँ सच में बायोटेक्नोलॉजी में हमारी रिसर्च काफी अच्छी है। Service delivery. Ensuring the robust infection control is paramount in curbing the spread of bacteria and warding off the hospital-acquired infection. अब देखिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना, यानी कि हो सकता है कि एक अच्छा भला आदमी वहाँ से बीमार होके आए। ठीक है, इतना पुअर क्वालिटी का साफ सफाई होती है वहाँ पर। ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह उल्टा आप गेन करके आ जाते हो। दैट इज योर पॉइंट नंबर 8। ठीक है, तो ये सैनिटेशन वगैरह कोविड ने हमें सिखाया यार एक चीज, कि ये वॉश इनिशिएटिव जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो क्यों इतना जरूरी है। बट उसके बाद भी लोग अभी भी केयरलेस हैं। AMR isn't just a health concern but a complex socio-economic puzzle deeply intertwined with sanitation and education. तो अगर सैनिटेशन हमारे यहाँ कहने के लिए कह सकते हैं कि हाँ हम लोग हो गए हैं बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन सिटीज हो गई हमारी, बट इतना इतना भी नहीं है। अगर आप दिल्ली के करोल बाग में भी देखेंगे तो आपको जगह जगह कूड़े के ढेर मिल जाएंगे। ओके, तो पहले तो सैनिटेशन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस आर्टिकल पे हम वापस आएंगे, बट इसके कंटिन्यूएशन में हमें ये आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की है, क्या एंटीबायोटिक्स ओवर प्रिस्क्राइब की जाती है इंडिया में? तो बिग यस, बिल्कुल की जाती है। कुछ लोग तो काउंटर सेल्स भी बहुत बड़ा इशू है। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहां से एंटीबायोटिक्स दे देना, पैरासीटामोल दे देना। ठीक है, कुछ हमारे डॉक्टर्स का भी फॉल्ट है कि वो टेस्टिंग का वेट भी नहीं करते हैं कि पहले आप टेस्ट करा लीजिए प्रॉपर फिर देखते हैं ना, वो सीधे आपको जल्दी से ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ठीक है, कुछ पेशेंट्स की भी गलती होती है। ओके, और कुछ बाकी जो एनिमल्स वगैरह के थ्रू हम लोग डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस, वो ठीक है। यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इसने अभी पाया है कि ओवर हाफ ऑफ नियरली 10,000 हॉस्पिटल पेशेंट जो सर्वे किया है इन्होंने, ठीक है, वर गिवन एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट रादर देन ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए ही आपको एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, ट्रीटमेंट तो बात की बात है। ठीक है, तो ये बहुत बुरा है। ये डेटा वही है जो हमने 2 दिन पहले भी देखा था न्यूज़पेपर में। 55% ऑफ द पेशेंट सर्वेड वर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एज प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंटिव तौर पर। ओनली 45% वर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू एक्चुअली ट्रीट इन्फेक्शंस। ओके, 45 सिर्फ इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, एंड ओनली 6% वर प्रेस्क्राइब ड्रग्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक बैक्टीरिया, यानी कि आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग और उसका रिजल्ट आने के बाद। ओके, सो दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म योर वेरी गुड इंट्रोडक्शन अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, इंडिया कैरी करता है लार्जेस्ट बर्डन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस। क्लियर, अब चलिए, तो AMR एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस में इंडिया इस स्टेज तक कैसे पहुंचा कि आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है इसके पेशेंट्स। तो देखिए, पहले तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट। हम लोग इतना दवाई का कंजम्पशन करते हैं कि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप करना शुरू कर लेते हैं, वो इवॉल्व हो जाते हैं, वो एक्लिमेटाइज हो जाते हैं कि अगर ये ड्रग आ रहा है बॉडी में तो मुझे इससे कैसे बचना है। ऑलराइट, नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे ई कोली, क्लैप्सिला, एसी एसिनेटोबैक्टर, ओके, स्टेफाइलोक्सस ऑरियस,
एंटेरोकोकस, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया के टाइप है। अगर प्रीलिम्स में कभी आ जाए ये 4-5 नाम देके कि ये सब क्या होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट आप इसमें से 2-3 याद रख लें, ताकि आप समझ जाएं कि ऑल दीज आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ ये क्यों हुआ है, मतलब हमारे यहाँ इतना तेजी से क्यों बढ़ी है ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? पहला रीजन है इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बोथ बिकॉज ऑफ प्रेस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस यानी डॉक्टर के फॉल्ट पे, एंड यूज ऑफ ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स जो मेडिकल वाले डायरेक्टली आपको सेल कर देते हैं। सेकंड, इनएडिक्वेट लेबोरेटरी फैसिलिटीज टू इन्फॉर्म क्लिनिशियंस रैपिडली। टेस्टिंग फैसिलिटीज कम है, लेबोरेटरीज कम है। आप आज सैंपल देंगे, आपकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी 24 घंटे बाद, ठीक है। तो वो एक रीजन है कि हमें अपना टेस्टिंग लेबोरेटरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। थर्ड, लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग इन एंटीबायोटिक सिलेक्शन, एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन। फोर्थ, inadequate monitoring of AMR and control of antibiotic prescription and dispensing practices by health system. फिफ्थ, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ प्रेस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है दवाई वाले, ये हमेशा डॉक्टर्स के पास जा जाके उनको इंसेंटिव देते रहते हैं। सर आप हमारी वाली दवाई ज़्यादा प्रिस्क्राइब कीजिएगा, हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक है, मंथ एंड पे। कई बार हम आपके ट्रिप भी स्पॉन्सर कर देंगे, ऑलराइट। तो ये इस तरह की जो इंसेंटिव्स देते हैं ना ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन मेडिकल्स वालों को या डॉक्टर्स को कि आप ये वाली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, नहीं भी जरूरत हो तो जबरदस्ती प्रिस्क्राइब कर लो। इसलिए आप अपने आसपास देखोगे कई बार कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते ही हैं अपने आसपास जो बहुत ज्यादा दवाइयां लिखते हैं, ठीक है, छोटा सा फीवर है बट बहुत ज्यादा दवाइयां लिखते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंसेंटिव्स बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ दिस इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन ह्यूमन, एनिमल एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर, इट जनरेट bugs that are resistant to the drugs, ठीक है। तो इनएडिक्वेट सैनिटेशन इन द कम्युनिटी इज वन रीजन, ठीक है। उस वजह से स्प्रेड होते हैं। कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंज है ये, नॉट जस्ट ए साइंटिफिक इशू। तो पहले तो आपके आसपास सफाई हो, वो ज्यादा जरूरी है। अब ये जो एनसीडीसी की रिपोर्ट आई है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें पहली बार हाईलाइट हो रही, नहीं। देयर आर ऑलरेडी एनसीडीसी गाइडलाइंस अबाउट दिस infection and antibiotics, okay. Doctors prescribing antibiotics need to be trained in appropriate use, but the problem is in diagnosing whether the patient has a bacterial infection or not, ठीक है। तो इसके लिए लेबोरेटरीज इंक्रीज करना जरूरी है, ठीक है, ताकि उस बेसिस पर फिर वो क्लिनिक में बैठा हुआ डॉक्टर डिसाइड करे कि मुझे क्या देना है इस पेशेंट को और क्या नहीं। Now, it is a known fact that more than half the antibiotics prescription in most countries are unnecessary, totally unnecessary, ठीक है। बोथ एनसीडीसी एंड आईसीएमआर हैव गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बट इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। ठीक, गाइडलाइंस है बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब जरूरत है कि इसके रूट कॉज को एड्रेस किया जाए। रूट कॉज है ओवर प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि हमारे हॉस्पिटल बहुत ओवर क्राउडेड है, ठीक है। तो इतना तो डॉक्टर के पास भी टाइम नहीं है कि वो एक एक की पूरी उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेगा, उसको अच्छे से एग्जामिन करेगा, फिर टेस्टिंग वगैरह करा के फिर प्रिस्क्राइब करेगा। वो भी इतनी जल्दी में रहता है डॉक्टर भी, क्योंकि ओवर क्राउडेड है हमारा हॉस्पिटल। सो एक पैरासिटामोल, एक एंटीबायोटिक्स दो और जाइए, ठीक है। नाउ व्हाट इज लैकिंग इज द एक्सेस टू रैपिड डायग्नोस्टिक, ठीक है, रैपिड डायग्नोस्टिक नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज। सो जब तक हम लेबोरेटरीज, नंबर ऑफ लेबोरेटरीज नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक ये फ्लॉड प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की तरफ से होता रहेगा। और दूसरा रीजन है एंटीबायोटिक्स आर चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन, ठीक है, जल्दी ठीक भी कर देती है और थोड़ी सस्ती भी है, तो लोग जल्दी ज्यादा लेते भी है। Now, what is more worrying is that resistance to the next generation of antibiotics is also high. The trickle-down effect of from poultry and agriculture are also high. ठीक है, अब prescription practices are proving to be the hurdle. Uh, what is essential is the linking of labs to all levels of clinical setup and fast transmission of infection-related data between lab and clinician. ठीक है, और जल्दी से टेस्ट हो, उसकी रिपोर्ट जल्दी आए और वो जल्दी से क्लिनिक पे अपनी रिपोर्ट भेज सके और फिर डॉक्टर साहब से प्रेस्क्राइब करे, ऑलराइट। बट अदरवाइज डॉक्टर ओवर प्रिस्क्राइब, कभी गलत प्रिस्क्रिप्शन करता रहेगा, ठीक है। तो ये एमआर बस यहाँ पे एक बार समझ लो, इसको मैं पूरा कंसोलिडेट करके आपको या तो मेंस 450 की वीडियो में या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में करवाऊंगा, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप लोग के रिस्पॉन्स कैसे आते हैं। नाउ पेशेंट्स आर लूजिंग देयर लाइफ बिकॉज ऑफ एएमआर। The rate of AMR is directly proportional to steady and strong governance, infrastructure, sanitation, poverty, and access to clean drinking water. The reducing consumption of medicine alone will not make any significant changes. हमें
सिर्फ दवाई का कंजप्शन कम कर दें उससे नहीं होगा, हमें गवर्नेंस स्ट्रांग करनी होगी ताकि इंप्लीमेंटेशन बेटर हो पाए गाइडलाइंस का। ठीक है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह बेटर करनी होगी, आसपास सैनिटेशन इंप्रूव करना होगा पॉवर्टी में रह रहे लोगों का खासकर। ठीक है, एंड एक्सेस टू क्लीन वाटर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ 70% जो पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल्स में दे कैरी सम और अदर सॉर्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करना बहुत जरूरी है। कोविड-19 taught us the importance of these small steps, washing hands and all these things, ठीक, मास्क वगैरह। फाइटिंग एएमआर नीड अस टू स्टार्ट विद दीज बेसिक स्टेप्स। पहले आप इन बेसिक स्टेप्स को ठीक कीजिए, उसके बाद दवाई का कंजम्पशन और ये सब बात की बात है। 2011 में फर्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर कंटेनमेंट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस लॉन्च की गई थी, यानी 12 साल पहले से कोशिश की जा रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है इंडिया में, इंडिया हब बनता जा रहा है वर्ल्ड ओवर एएमआर का। ठीक है, तो इसको काउंटर करने की तैयारी 2011 से शुरू हो गई थी। ठीक है, इसने बैन भी कर दिया था ओवर द काउंटर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसे कहते हैं H1 रूल। ठीक है, बट ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर 2013 में दोबारा से इशू किया गया कि दिस न्यू H1 रूल बैनिंग ओनली सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स वाज ब्रॉट आउट, बट इवन ये भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वेल दी हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, 7th शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है उसमें आता है ये। टू कंट्रोल एएमआर वी नीड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। Better enforcement of laws. 2019 ban by Indian government on the use of colistin as a growth promotional agent in poultry farming। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में ये दिया जाता था इनको कोलिस्टिन, ताकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, तो वो बड़ा बड़ा सा दिखे। ओके, पोल्ट्री फार्मिंग इज a significant step in regulating antibiotic use. Now there is need to restrict access to reserve antibiotics. The highest per capita in the antibiotic usage is seen in countries with highest privatized healthcare। तो कहीं ना कहीं एक ये देखने को मिलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह जहां ज्यादा है वहां पर एंटीबायोटिक्स ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं ये लोग। ओके, जबकि स्टेट विद गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव लोअर एएमआर। ओके, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। वी नीड प्लान्ड एक्सपेंडिचर, स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम आर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, तो ये दोनों आर्टिकल्स एएमआर से रिलेटेड थे, हमने इनको जान लिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री, अब हमारे यहाँ पर जो मेडिसिन को लेकर क्वालिटी इश्यूज हैं, ठीक है, पुअर क्वालिटी वगैरह है। ठीक है, गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, यूएसए, इवन डब्ल्यूएचओ ने भी क्रिटिसाइज किया कि इंडिया से आने वाली जो दवाइयाँ हैं दे आर कंटेमिनेटेड, ओके, पुअर क्वालिटी है। तो इसी को इंश्योर करने के लिए हमने क्या किया, नए रूल्स लेकर आए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नोटिफाइड द रिवाइज रूल्स अंडर शेड्यूल एम। शेड्यूल एम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 में, उसके अंडर में नोटिफाई किए गए हैं ये सब। ठीक है, एम क्या है, टू एंश्योर दैट फार्मा सेक्टर रिकमिट टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ, इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी ड्रग्स in compliance with international quality standards. Okay. This is a response to backlash India has been receiving over reports of substandard medicine exports, right? सभी जगह से इंडिया को क्रिटिसिज्म हुआ था। WHO issued a alert about cough syrup being contaminated with diethyl glycol and ethylene glycol। ठीक है, इससे काफी डेथ हुई बच्चों की उज्बेकिस्तान और गैम्बिया में। ठीक है, चाइल्ड डेथ इन गैम्बिया एंड उज्बेकिस्तान। नाउ इसके अलावा और भी सेक्शन इसमें ऐड है, बट ये सब आपकी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं भी आप लिखने का वक्त नहीं मिलेगा आपको अपने आंसर में। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन द मैन्युफैक्चरर मस्ट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू एंश्योर दैट दे आर फिट फॉर यूज। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर आपकी दवाई में आप कोई दिक्कत होती है तो। ओके, एंड डू नॉट प्लेस पेशेंट्स एट द रिस्क ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी। आपको मार्केट में सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट रिलीज करना चाहिए, वो भी आफ्टर गेटिंग दिस सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी अच्छे से टेस्टिंग वगैरह कर लो, उसके बाद जब सेटिस्फाई हो जाओ दवाई सेफ है तब भी उसको मार्केट में रिलीज करो। ओके, एंड टेस्टिंग के टाइम आपने जो भी सैंपल वगैरह यूज किए होंगे ना, उनको रिटेन कीजिए, रखिए उनको, ताकि कल को अगर कोई शिकायत आएगी तो उसको दोबारा एग्जामिन किया जाएगा। रिटेन इनफ ऑफ द सैंपल्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स टू अलाउ रिपीटेड टेस्टिंग और वेरिफिकेशन ऑफ ए बैच। ठीक है, जीएमपी रेगुलेशन आपको पता ही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये डब्ल्यूएचओ प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है, हमने भी अपने यहाँ पे प्रेस्क्राइब की है। स्मॉल इंडस्ट्रीज को कहा गया बड़ी इंडस्ट्रीज कहा गया 6 मंथ में कंप्लाई कीजिए, स्मॉल को कहा गया 12 मंथ में कंप्लाई कीजिए। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टर्नओवर। ओके, और ये क्या, इससे क्या होगा कि हमारे जो टेस्टिंग नॉर्म्स है या रेगुलेशन नॉर्म्स है, क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, वो सब ऑन पार आ जाएंगे विद डब्ल्यूएचओ। ठीक है, ताकि दूसरी कंट्रीज में हमारी मेडिसिन को डिनाई नहीं किया जाएगा अगर हम डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे। This would bring our GMP recommendation on par with global standards, especially those of WHO, and ensure production of high quality, globally acceptable drugs. Okay.
ये यहाँ पर स्पीकर का इशू है महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मैं इसको अलग से 450 प्लस सीरीज में डिस्कस करूंगा इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपको कुछ नहीं करना है, बस एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह जो है उसको थोड़ा डिटेल में लेना है आपके साथ, उसमें जो भी एक्सेप्शंस वगैरह हैं, और साथ में ये महाराष्ट्र का इशू मैं बता दूंगा आपको उस टाइम। वैसे अगर शॉर्ट में अभी जानना हो तो बस इतना है कि शिवसेना थी, ठीक है, प्लस बीजेपी, इन दोनों ने इलेक्शन साथ में कंडक्ट किया था। दूसरी तरफ थी आईएनसी यानी कि कांग्रेस प्लस एनसीपी, ठीक है। अब इन दोनों ने मेजोरिटी पा ली थी इलेक्शन में, बट बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती थी, शिवसेना अपना सीएम। तो इस चक्कर में क्या हुआ, शिवसेना ने अपने आप को यहाँ से बीजेपी से निकाल के ज्वाइन कर लिया इन तीनों के साथ, दोनों के साथ, ठीक है। तो ये तीन पार्टीज का गठबंधन बन गया, ठीक है। अब इनके पास आ गई मेजोरिटी, एंड जो वो है, क्या नाम है उनका, अ, ठाकरे, I don't remember his full name. I'm sorry. I'm really sorry. I just can't recall right now. Okay. उद्धव उद्धव ठाकरे, ओके। तो वो सीएम बन गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि शिवसेना, इसके अराउंड 54 एमएलए थे इसके पास, ठीक है। इस 54 में से 37 एमएलए ने शिंदे को ज्वाइन किया, मिस्टर शिंदे को। और ये पूरे लोग कहाँ चले गए, बीजेपी के पास वापस, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि शिवसेना दो फैक्शन में डिवाइड हो गई। एक बाला साहेब ठाकरे, दैट इज उद्धव बाला साहेब ठाकरे फैक्शन, और दूसरा दूसरा शिंदे ग्रुप का फैक्शन, ठीक है। इसमें रह गए हार्डली 16 लोग, ओके, रफली 14 या 16 ऐसे ही कुछ है। और यहाँ पे रह गए 37 एमएलए, ठीक है। अब इन लोगों ने सपोर्ट दे दिया बीजेपी के साथ, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद अब डिसाइड ये करना था कि इन दोनों में से असली शिवसेना है कौन, शिंदे वाला ग्रुप या उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाला ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के पास जब मैटर गया तो उसने कह दिया कि शिंदे ग्रुप जो है, ये फैक्शन है आपका रियल शिवसेना, ठीक है। उसी तरीके से अब स्पीकर ने जब इस पर डिसीजन लिया, तो स्पीकर ने भी कह दिया है कि जो शिंदे ग्रुप है वही रियल शिवसेना है। तो अब जो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप था, यूबीटी जो कह रहे हैं अपने आप को, ठीक है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। ऑलराइट, तो ये है ये पूरा केस। बट हमारे लिए ये पॉलिटिकल इशू जानना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है एंटी डिफेक्शन रिलेटेड चीजें जानना, ठीक है। तो वो मैं आपको मेंस 450 की वीडियो में करा दूंगा। यहाँ पर टैब्ल्यू की बात है जो रिपब्लिक डे में होते हैं, तो यहाँ पर बस एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। पहली बात तो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने फाइनलाइज किया है ये, जो भी टैब्ल्यू को लेकर नॉर्म्स होंगे, ठीक है। और चांस दिया जाएगा हर स्टेट को रिपब्लिक डे पर अपना टैब्ल्यू प्रेजेंट करने का 3 ईयर साइकिल में, ठीक है। मतलब 3 साल में एक बार आपको मौका मिल जाएगा हर स्टेट को, ठीक है। इससे कंट्रोवर्सीज अवॉइड करने में मदद मिलेगी। हर साल 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के टैब्ल्यूज को सिलेक्ट किया जाता है फॉर 26 जनवरी मार्च, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब 16 को सिलेक्ट करना है तो सबको तो एकोमोडेट नहीं कर सकते, बट बाकी को भारत पर्व जो कि 23 जनवरी से 31 तक चलता है रेड फोर्ट पर, आप उसमें दिखा सकते हो अपने टैब्ल्यू, ओके। तो सभी को बराबर चांस मिलता है। नाउ डिफेंस मिनिस्ट्री इसके लिए कमेटी कंडक्ट करती है डिस्टिंग्विश पर्संस की, जिसमें कुछ पद्मा अवार्डी वगैरह भी होते हैं, ठीक है, एमिनेंट पर्सन होते हैं। वो स्क्रीन करते हैं प्रपोजल फ्रॉम स्टेट्स, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस हैज टू बी apolitical and conduct in a transparent manner. The tableaux and the performances hold a lens to country's cultural splendor and diversity. ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनका एक कहना बहुत सही है, बात है कि देखिए, मान लिया कि हमारा वो जो बीएनपी दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है वो अच्छी नहीं है, एंटी इंडिया है, बट हम लोग अपने सारे एग एक ही बास्केट में रखें, ये भी ठीक नहीं है, ओके। क्योंकि डेमोक्रेसी है, कभी ना कभी मिस हसीना भी हारेंगी वहाँ, ठीक है, पार्टी बदलेगी। तो फिर उस वक्त ये ना हो कि अगर दूसरी पार्टी आई है तो पूरा एंटी इंडिया हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे जब भी अथॉरिटेरियन रिजीम चल रही होगी, यानी कि वहाँ पर करप्शन भी चल रहा है, वहाँ पे एक काइंड ऑफ ऑलिगार्की टाइप की चीजें क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, इलेक्शन फेयर नहीं हुए। तो इससे हो ये रहा है कि वहाँ का जो यूथ है बांग्लादेश का, या ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, उनमें भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आ रहे हैं कि एक तो हमारे यहाँ पे ये तानाशाही चल रही है, ऊपर से इंडिया जो अपने आप को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, ये इनकी तानाशाही को सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ की पॉपुलेशन में देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, the world's most populous democracy, having back a friendly government sustained by the highly controversial election, sit uneasy on India's image as a global big player. Okay, this also explains the anti-India sentiments are at an all-time high in Bangladesh. Youth, which constitute around 60% population of Bangladesh, is below 25 years. ठीक है, दे रिसेंट दी मैसिव करप्शन थ्रू लार्ज स्केल बैंक डिफॉल्ट, जैसे इंडिया में हो रहा है। मैंने उस दिन आपको आईबीसी को के टाइम दिखाया था ना, रिलायंस का एग्जांपल देखिए, 49,500 करोड़ रुपीस उन्होंने लोन लिया, ठीक है, कंपनी को दिवालिया घोषित करवा लिया, और सिर्फ 450 करोड़ देकर मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की कंपनी को एक्वायर कर लिया, ठीक है, जिसके पास ह्यूज एसेट्स है, ठीक है। तो आपने ऑलमोस्ट 95% का हेयर कट लिया, ठीक है, बैंक ने, बट अल्टीमेटली ये सब किस पे पड़ेगा, पब्लिक पे ना, डिपॉजिटर जिसका मनी वहां बैंक में रखा हुआ था।
ऑलराइट। तो ऐसी ही सिचुएशन लार्ज स्केल बैंक डिफॉल्ट बांग्लादेश में भी चल रहे हैं, जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है। उसी तरीके से एक्सटेंसिव मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड एबनॉर्मल प्राइस राइज एटसेट्रा। ठीक है, तो वहां की जनता परेशान है और इंडिया जिस तरीके से टोटल सपोर्ट करता है शेख हसीना रिजीम को, रादर देन टेलिंग हर कि प्लीज आप थोड़ा सा फेयर वे में कंडक्ट कीजिए अपने इलेक्शन, तो इससे एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स वहां बढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन, एशियन अलाइज, ठीक है, इन सब ने क्रिटिसाइज किया है बांग्लादेश के इलेक्शंस को। Next, the loss of influence both at a decision making and popular level in Bangladesh are unacceptable and a double whammy. इंडियाज लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस इन ऑलमोस्ट ऑल द एंटायर नेबरहुड। ठीक है, नेपाल में हमारा काला पानी डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है उनके साथ। ठीक है, उसके बाद अग्निपथ स्कीम, दो कंसर्न नेपाल में भी हमारे, तो वहां भी हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। मॉलडीव्स के हम लोग इतने दिन से डिस्कस कर ही रहे हैं, वहां भी प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, कि आपके यहाँ कोई भी नेबर तो आपके कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते पूरी तरीके से खराब है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ तालिबान है वहां पर। ठीक है, नेपाल के साथ आपके रिश्ते अग्निपथ स्कीम और प्लस काला पानी डिस्प्यूट की वजह से खराब है। भूटान की बात करें तो भूटान कहीं ना कहीं चाइना से अब वो नेगोशिएट कर रहा है कि वो यहाँ का एरिया देने को तैयार है और नॉर्दर्न साइड चाइना उसको डबल एरिया देने को तैयार है। ठीक है, बट ये हमारी जो जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं इंडिया की, ठीक है, वहां पे वल्नरेबल होगा। दूसरी, बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट एटलीस्ट वहां की पब्लिक के बीच तो है। उसी तरीके से श्रीलंका, तो वो अभी अभी चाइना के डेट ट्रैप में फंसा हुआ है। ठीक है, हम कोशिश भी कर रहे हैं निकालने की, फिर भी ओके। उसी तरीके से मालदीव्स, वो पूरी तरीके से इंडिया से अलग हुआ था, अलग थलग पड़ा है। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कौन सी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सक्सेसफुल हो रही है हमारी? हम तो हर जगह जगह से फेल होते हुए दिख रहे हैं ऐसे तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मालदीव्स की रिलेशन है, कल हम लोग अभी पिछले कई दिनों से हम सारी चीजें लगभग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं डिस्कशन, तो अब तक आपको ये सब चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, पहला, मुइजी प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और ऑन द बैक ऑफ इंडिया आउट कैंपेन। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने कराया, और जैसे ही जीत के आए, इन्होंने अपनी पहली ट्रिप कहाँ की? टर्की, जो कि पूरी तरीके से एंटी इंडिया है। सेकंड, चाइना, जबकि पहले हर प्रेसिडेंट पहली विजिट अपनी इंडिया करता था, सबसे क्लोज पार्टनर था इंडिया। ओके, इसके अलावा इसने इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस थी उसको खत्म किया कि ये निकालिए अपने सोल्जर्स को, हमें नहीं चाहिए। दूसरा, जो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे वगैरह के लिए हमारी जो इनके साथ एक एग्रीमेंट चलता था, उसको भी इन्होंने क्लोज कर दिया। ऑलराइट, उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर पे जो डेस्परेजिंग इन्होंने रिमार्क्स वगैरह दिए हैं, वो भी उसने भी हमारी जो रिलेशनशिप उसको कम किया। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब है, विड्रॉल ऑफ इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, रिवोक दी सर्वे पैक्ट विद इंडिया, हाइड्रोलॉजिकल वगैरह। ठीक है, एंड गेटिंग इंडियन हाइड्रोग्राफिक शिप्स आउट ऑफ मोल्डिवियन वाटर्स अपीयर्स इंटेंडेड टू एड चाइनास मराइन सर्वेस ऑफ सराउंडिंग सी। ठीक है, यहाँ पे चाइना मालदीव्स ने 20 एमओयू साइन करें, और ये कह रहा है कि चाइना को फिर से अपनी जो नंबर वन पोजीशन थी, जो टूरिस्ट आते हैं मालदीव से, वो रीगेन करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नाटो के मेंबर्स हैं तीन, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। इन्होंने पैक्ट साइन किया है टू डी माइनिंग द ब्लैक सी। ओके, अब ब्लैक सी रीजन आप जानते ही हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है आपका रोमानिया, इधर आ जाता है बुल्गारिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है टर्की। तो अब यहाँ पर क्या है, रशिया ने बहुत सारे माइंस बिछा दिए थे, यूक्रेन शिप्स ना जा पाए उसके लिए। ठीक है, तो अब इसको पूरा डी माइन किया जाएगा वापस से। ठीक है, और टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों के तीनों नाटो मेंबर्स हैं। ठीक है, और बाकी कंट्रीज आप लोग खुद से देख लेना कि ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, वो प्रोबेबली एग्जाम में आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। नाउ, यूके ने कहा है कि हम न्यूक्लियर पावर को एक्सपैंड करेंगे। अब कल हमने जब एक एनजीओ का वो पढ़ा था, वो क्या कह रहा था कि न्यूक्लियर पावर को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट नहीं करना है यार, एक्सपैंड करना है। ठीक है, आप हमेशा एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हो, तो आप सिर्फ सोलर और विंड पे डिपेंड नहीं हो सकते। न्यूक्लियर पावर एक क्लीन सोर्स है, उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। यूके भी वही कर रहा है, बिगेस्ट एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर 70 years टू बोस्टर इट्स एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड मीट कार्बन एमिशन टारगेट। ठीक है, वो क्वाड्रपल करेगा अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बाय 2050 टू 24 गीगावाट्स। ठीक है, 4 गुना बढ़ाना है। ओके, जब ये इतनी अटेंड कर लेगा, दैट इज 24 गीगावाट्स, तो ये मीट करेगी करीब करीब यूके की क्वार्टर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को, यानी कि 25% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ यूके। ठीक है, इसका टारगेट है 25 तक नेट जीरो हो जाना है, इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो हो जाना है। इट विल इशू हंड्रेड्स ऑफ न्यू ऑयल एंड गैस लाइसेंस इन द नॉर्थ सी। तो लास्ट ईयर जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम लोग नॉर्थ सी से ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन करेंगे, तो वहां पर काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। ठीक है, कि हमें ये नहीं बढ़ाना है। तो अब यूके गवर्नमेंट कह रही है चलो न्यूक्लियर से ही बना लेते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी। साउथ अफ्रीका की बात है, तो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, व्हाइट माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी। व्हाइट माइनॉरिटी सपोर्ट करती है इसराइल को, ब्लैक मेजोरिटी सपोर्ट करती है
पैलेस्टीनियंस को, ठीक है, और उसने उसके खिलाफ केस किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये सारी बातें वही सब है, ठीक है। साउथ अफ्रीका कंटिन्यू टू सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज, bringing a genocide case against Israel at International Court of Justice because of its war in Gaza. South Africa is not a diplomatic heavyweight and it is geographically far from the conflict, but जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट थी, तो वो ये मानते हैं कि हमने भी वो दर्द फेस किया है जो आप फेस कर रहे हो आज। अरे हमारा भी ऑपरेशन हुआ है और आपका भी ऑपरेशन हो रहा है बाय इजराइल। ओके, तो ये सब बातें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। रही बात ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वगैरह की, तो ये सब मैं अपने प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स में कराऊंगा, ठीक है। अभी तक मैं आपको काफी सारा एक्स्ट्रा इसी में करा देता था, बट उसका कोई सेंस नहीं दिख रहा मुझे कराने का, ठीक है। वेरी पुअर रिस्पॉन्स। तो मैं वो जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज चल रही है, मैं उसी में सारी एक्स्ट्रा चीजें अब कराऊंगा। कोई मतलब नहीं है इस तरीके से डबल मेहनत करके आप लोग के लिए। बहुत पुअर रिस्पॉन्स है आपकी तरफ से। एनीवे, रशिया की इस रीजन को याद रखिएगा एग्जाम के लिए, बेलगोरोड रीजन, ठीक है, ये रशिया में आता है। यूक्रेन ने यहाँ पे बमबारी कर रखी काफी सारी, और रशिया के लोगों को भी निकाल रहा है रशिया यहाँ से, इवैक्यूएट कर रहा है, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात आती है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी मैंने आपके साथ डिस्कस की है एक बार पहले मेंस 450 प्लस के लेक्चर में इन डिटेल, ठीक है। सेंटर इंसेंटिवाइज करेगा यहाँ पे प्रोडक्शन 4 लाख टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन के, ओके। और हमें बनना है ग्लोबल हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन, दैट इज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंगापुर के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया था कि यूपीआई की इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि रियल टाइम में जैसे हम लोग यहाँ से तुरंत यूपीआई से ट्रांसफर कर लेते हैं पैसे एक दूसरे को, उसी तरह सिंगापुर में बैठा हुआ आदमी भी इंडिया में बैठे हुए आदमी को तुरंत रियल टाइम में ट्रांसफर कर सके। इंडियंस कैन रिसीव रेमिटेंसेस फ्रॉम सिंगापुर डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट इन रियल टाइम, ओके, थ्रू मेजर यूपीआई एंड बैंक्स, ओके। यहाँ पर इसराइल ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है, क्योंकि देखिए मैंने आपको जब ये मैप वगैरह दिखाया है, तो ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका यमन, यहाँ पे आ गया ओमान, और यहाँ पे आ गया आपका यूएई, राइट। और ये पूरा है पर्शियन गल्फ, इधर आ जाएगा आपका ईरान, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक लैंड रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इजराइल, ठीक है, इजराइल लैंड के थ्रू सऊदी अरेबिया से होते हुए यूएई यानी कि दुबई तक, ठीक है, दुबई तक। सऊदी यहाँ पर इजराइल के पास कौन सा है, हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट याद रखेंगे, अडानी ग्रुप को मिला है इसका पूरा ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि एक लैंड रूट से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है दुबई को, ताकि हमें यहाँ ये यमन के पास से जो बाबल मंडेब है यहाँ पर, वहां से होके ना गुजरना पड़े, क्योंकि इजरायली वेसल्स को खास तौर पर अटैक किया जा रहा है, ठीक है। सो अब प्लान है टू मूव द कार्गो बाय रोड बिटवीन दुबई एंड अडानी रन हाइफा पोर्ट इन इजराइल। अभी तक क्या था, हाइफा पोर्ट से यहाँ से सी के थ्रू होके घूम के जाता था दुबई तक, बट अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सऊदी अरेबिया के थ्रू होकर सीधे पहुंच जाएं लैंड रूट से, क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि हाउदी रेबल से बचा जा सके। कार्गो विल मूव थ्रू सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन टू रीच हाइफा पोर्ट एंड प्रोसीड टू यूरोप वाया सी, ओके। तो इमरजेंसी गुड जैसे मेडिसिन वगैरह भेजे जा सकते हैं। उसी तरीके से जैसे मुंबई है या मुंद्रा पोर्ट, तो इट क्या वहां से जा सकते हैं जेबल अली पर, और मैंने आपको ये सारे पोर्ट कराए हैं कौन सा किस कंट्री में आता है एंड ऑल दैट, ओके। ये सऊदी अरेबिया का पोर्ट है, ओके, याद रखिएगा। Transit time will reduce by 80%, so that is good thing. Yemen backed Houthi militants on ships passing through the Red Sea और Gulf of Aden. ओके, और अगर आपको रेड सी से नहीं जाना है यूरोप, तो फिर आपको कहाँ से जाना पड़ता है, केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका से पूरा सरकमवेंट करके, ओके। तो ये हो गया हमारा द हिंदू। अब हम लोग देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस को, ओके। ये सब जो आर्टिकल्स हम लोग वहाँ ओवरलैप हो रहे हैं, जो हिंदू में देख चुके हैं, उनको दोबारा नहीं देखेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, आईसीजे जेनोसाइड वाला इशू देख चुके हैं। पाथ टू पैलेस्टीन बेस्ट वे टू स्टेबलाइज द रीजन, ठीक है, एंड आइसोलेट ईरान। तो देखिए यहाँ पे ब्लिंकिन जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये अभी विजिट पर है इजिप्ट में, ठीक है। इनका कहना है कि देखिए पैलेस्टीन को अलग स्टेट बनाना ही एक सॉल्यूशन है, ओके। और जब तक आप ये नहीं बनाओगे, तब तक हमास, हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होंगे और ईरान आइसोलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ईरान को आइसोलेट करने के लिए भी पैलेस्टीन को एक अलग स्टेट बनाना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर अब ये रहा हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है, और ये है पूरी पर्शियन गल्फ, ठीक है। ये है आपका यूएई, ओके। और उस तरफ इसराइल है, तो वो यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक आने के लिए हम लोग लैंड रूट का यूज करेंगे, ठीक है, ना कि यहाँ से घूम के आएंगे, ओके। ये है गल्फ ऑफ ओमान। ऑलराइट, तो यहाँ पर यूएस ने एक बार इसराइल ईरान से जा रहे एक वेपन को कैप्चर, सॉरी वेसल को कैप्चर कर लिया था, जो ऑयल ले जा रहा था चाइना में। क्यों? क्योंकि ईरान पे सैंक्शन लगाए हुए हैं,
ठीक है, फिर भी चाइना ऑयल परचेज करता रहता है, तो यूएस ने कैप्चर कर लिया था उस वेसल को। तो अब ईरान ने भी रिटेलिएट करते हुए एक ऑयल टैंकर को सीज कर लिया है जो कि यूएस का था। ठीक है, आसियान के एनवॉय म्यांमार जनता की चीफ से मिलना चाहते हैं ताकि पीस लाया जा सके। आपको पता ही है म्यांमार में क्या चल रहा है, वहाँ की जो एथनिक वगैरह ग्रुप्स हैं वो लोग फाइट कर रहे हैं आर्मी के साथ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि वो आर्मी को ऑलमोस्ट डिफीट भी कर रहे हैं। काफी सारे आर्मी के सोल्जर्स भागकर मिजोरम में आ भी गए। ठीक है, और काफी सारे सिविलियंस भी मिजोरम और म्यांमार मणिपुर में आ चुके हैं। राइट, वो भारी पड़ रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट पर। ये शिंदे फैक्शन वाला मैटर है। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ। रही बात एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड चीजें, तो वो मैं आपको अलग से कराऊंगा। अमालक वर्ड, ये अमालक वर्ड क्या है इसको जान लो एक बार। अमालक वर्ड इसराइल ने यूज किया है। इट इज अ टर्म टू रेफर टू अदर नेशंस एंड ग्रुप्स दैट एलिजिबली थ्रेटन टू कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द जूइश पीपल। ठीक है, ऐसे लोगों को अमालक कहता है वो। गवर्नमेंट सेट टू रोल आउट दी वैक्सीन टू फाइट सर्वाइकल कैंसर। अब देखिए, सर्वाइकल कैंसर सेकंड लार्जेस्ट डिजीज है, कैंसर का फॉर्म है जो लड़कियों में होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन इन इंडिया। ठीक है, एंड गवर्नमेंट इसके लिए लेके आ रही है एचपीवी वैक्सीनेशन, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन, जो दिया जाएगा गर्ल्स को इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स। Right? It offers protection against HPV strains that cause cancers of anus, vagina, and oropharynx. India accounts for fifth of the world cervical cancer. 83% of invasive cervical cancer cases are attributed to HPV 16 and 18 in India. लोन ऐप्स की बात हमने एक बार की थी बहुत ज़्यादा, कि ये कैसे फ्रॉड कर रही हैं, कैसे पब्लिक को परेशान करती हैं। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी गैलरी से फोटोज वगैरह एक्सेस करके फिर उनको मॉर्फ करके आपकी सभी रिलेटिव्स को भेजा जाता है। आपको आप कह सकते हो कि आपकी इमेज शैटर की जाती है। ठीक है, उस तरह से ब्लैकमेलिंग वगैरह। और ये लोन ऐप्स एक फ्रॉड ये करती हैं कि कोई एनबीएफसी या बैंक इनसे कनेक्टेड ना हो तो भी ये अपनी वेबसाइट पे लिख देती हैं हम एनबीएफसी से, इस एनबीएफसी से कनेक्टेड हैं या हम इस बैंक से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है, एज हाई एज 24 to 36%। ठीक है, बट क्योंकि ये इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती हैं बिना किसी ज़्यादा पेपर वर्क के, तो फिर लोग इसको जल्दी से ईजी एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बाद में समझ में आता है उनको कितनी प्रॉब्लम है इसमें। राइट, तो इनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक व्हाइट पेपर तैयार किया था, या आप कह सकते हो एक व्हाइट लिस्ट, यानी कि सिर्फ वो लोन ऐप वगैरह प्ले स्टोर पर होस्ट की जाए जो आरबीआई की व्हाइट लिस्ट में आती है। और ये व्हाइट लिस्ट में से वही एनबीएफसी इंक्लूड करेगा आरबीआई जो किसी बैंक या एनबीएफसी से कनेक्टेड होंगी। ठीक है, ताकि गलत टाइप की फ्रॉड लोन ऐप्स वगैरह, इवन माइटी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे आपका इंस्टाग्राम वगैरह, उनको भी एडवाइस करेगा कि इस वाइट लिस्ट में अगर कोई लोन ऐप नहीं है ना, तो उसका एडवर्टाइजमेंट आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट पर नहीं होना चाहिए। ओके, ये 3-4 पॉइंट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे सेंट्रल बैंक हैज शेयर्ड ए वाइट लिस्ट ऑफ लैंडिंग एप्स विद द सेंटर एंड नाउ आईटी मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू सून टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल लोन एप्स दैट आर नॉट ऑन द लिस्ट। तो वो डायरेक्ट करेगा इन सबको कि अपने प्ले स्टोर से हटाइए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके एडवर्टाइजमेंट हटाइए एंड सो ऑन। Now it has reported the dubious loan app advertised on Instagram and Facebook। अच्छा, अब इसमें ये भी याद रखो, मैंने आपको रविश कुमार का केस बताया था जहां पे डीप फेक का यूज करके उनके थ्रू एक एडवर्टाइज करा लिया गया। ठीक है, जबकि उन्होंने किया ही नहीं। उनका चेहरा, उनकी वॉइस सब कुछ सेम, और वो एक डायबिटिक मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, जबकि वो डीप फेक का यूज किया गया वहां पे। ऑलराइट, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हो इससे कि कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। Now, RBI initially did not have a white list of registered loan app or even a negative list, but अब उसने ये लिस्ट बना ली है। It collected a list of loan app from regulated entities like banks and NBFCs, क्योंकि उनको तो पता होता है ना कि हमने किस किस लोन ऐप के साथ टाई अप कर रखा है, तो उन्होंने ये लिस्ट प्रोवाइड की। ओके, तो इन इन सभी लोन ऐप बुरी नहीं है जो टाई अप हैं ऑलरेडी। ओके, वो तो फ्रंट में ही काम कर रही हैं, बट ये जो बैक साइड में जो काम करती है ना, ये गलत है। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज विद दिस इलीगल लैंडिंग एप्स। ओके, नाउ ये वाला टॉपिक हम देख चुके हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे असम ने सेट किया है कि अगर आपको गवर्नमेंट की बेनिफिट चाहिए स्कीम का, तो जनरल और ओबीसी की वुमेन के लिए जरूरी है कि 3 बच्चे से ज्यादा ना हो आपके। एसटी एससी वुमेन के लिए जरूरी है कि आपके 4 बच्चे से ज्यादा ना हो। ठीक है, यानी कि कंडीशंस के साथ आएंगी वो। नेटफ्लिक्स ने जो मूवी रिमूव की है ओटीटी प्लेटफॉर्म से, वो हमने देख ही ली है। ठीक है, ड्यू टू हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। आगे चलते हैं। गंगा मिशन। अब देखिए, गंगा मिशन में पहले जो इसमें नॉर्म्स थे ना, उसमें ये था कि आप अनट्रीटेड या ट्रीटेड सीवेज भी डाइवर्ट नहीं कर सकते रिवर में। बट अब इसको अमेंड किया जा रहा है कि ट्रीटेड अगर पानी है तो उसको डाइवर्ट कर सकते हो रिवर में, ताकि वाटर फ्लो मेंटेन रहे।
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, मैं आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना, बॉडी इसका, हायरार्की वगैरह, ये सब पहले समझा चुका हूँ। अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे तो आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में दोबारा समझा दिए जाएंगे। NMCG, सेंट्रल नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो NMCG है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में। ये अमेंड किया गया है रिवर गंगा अथॉरिटीज ऑर्डर 2016। ठीक है, इसमें एक नया प्रोविजन ऐड किया जाएगा जो पावर देगा नेशनल क्लीन गंगा गंगा बॉडी को। ठीक है, इसको पावर देगा टू अलाउ द डिस्चार्ज ऑफ ट्रीटेड सीवेज। ठीक है, ट्रीटेड सीवेज का डिस्चार्ज आप रिवर में कर सकते हो। ठीक है, बट वो जो सीवेज ट्रीट होगा, इट शुड comply with the norms prescribed under Environment Protection Act 1986। और अब ये कॉन्ट्ररी होगा जो पुराने प्रोविजंस थे 2016 ऑर्डर वाले में, क्योंकि उसमें कहा गया था नो पर्सन शैल डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी अनट्रीटेड और इवन दी ट्रीटेड सीवेज और सीवेज स्लज इन दी रिवर गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो पहले तो अलाउ नहीं था 2016 के ऑर्डर्स में, अब इसको चेंज किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यू प्रोविजन ऐड किया जाएगा जो इस बॉडी को परमिट करेगा to discharge the treated trade effluent which confirms the norm prescribed under the act, वो environment वाला। ठीक है, into the river, canal or water bodies। okay, so this move will ensure that more water goes into the river, ताकि एक फ्लो बना रहे। और क्या है यहाँ पे, हाँ, इंडियन आर्मी यहाँ पर एक इंसुलेट पब टेंट्स यूज करेगी। तो अब ये पब टेंट्स क्या है, इसको जान लेते हैं। पब टेंट्स आर रिलेटिवली लाइटर, इजियर टू सेटअप एंड बेटर इंसुलेटेड। इसके अंदर टेम्परेचर ना बाहर के टेम्परेचर से काफी कम होता है। ठीक है, मतलब बेटर होता है। ठीक है, जैसे अगर बाहर ज्यादा ठंड है तो यहाँ पे मॉडरेट रहेगी, और अगर बाहर ज्यादा गर्मी है तो यहाँ पे भी मॉडरेट रहेगी। The pub tents are meant for soldiers deployed in extreme cold weather conditions like Eastern Ladakh, Sikkim या सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, they will have exceptional insulation capabilities for winter but can also be adjusted for summer। ठीक है, तो पेप टैंक टेंट क्या होते हैं वो याद करना। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं। बस इनका ये लॉजिक है कि देखिए, अगर आपने इसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया ना, तो ये मुस्लिम विमेन के एजुकेशन को अफेक्ट करेगा। तो कोर्ट ने पूछा कैसे करेगा यार, ये भी बता दो। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि अगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का टैग नहीं देंगे हम तो इसमें मुस्लिम विमेन पढ़ने नहीं आ पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब छोड़िए, ये सब आपके यूपीएससी के काम का नहीं है। रेमिशन पॉलिसी हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कल के सेशन में, वहां से देख लेना अगर दोबारा देखना है। और सीबीएम यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स कल ही हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है इन मेन स्टॉर्मिंग सेशन। ठीक है, कल रात को अपलोड हुआ है वीडियो, देख लेना वहां से। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से रिलेटेड कुछ चीज है। अब इसको ज्यादा टेक्निकल वे में मत पढ़ना। टेक्निकल वे में यूपीएससी कभी आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप जान सकते हैं यहाँ से। पहली बात, ये रिप्लेस किसको कर रहा है, ये रिप्लेस करेगा टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, सर्विस प्रोवाइडर एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चेंज फ्रॉम वॉइस टू डेटा। पहले वॉइस के लिए यूज होता था मोबाइल, आज डेटा के लिए हो रहा है। ठीक है, बट टेलीग्राफ जो एक्ट था, ठीक है, कब आया था, 1885 में। ये एज इट इज ही चलता रहा इतने सारे चेंजेस के बाद भी। ठीक है, काफी सारे इनोवेशन हो गए, वॉइस कॉल, मैसेजिंग, वीडियो कॉल। ठीक है, ह्यूमन मशीन यानी कि वियरेबल्स वगैरह, अब इंडस्ट्री 4 की हम बात कर रहे हैं, ये सब होने लगा है। यूज ऑफ कंप्यूटिंग एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, क्वांटम कंप्यूटिंग विल बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमें नए बिल की जरूरत तो थी, इसलिए नया बिल लेकर आया गया है। तो अब ये जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस करता है सेवरल वाइटल चेंजेस। ओके, बट ऑब्वियसली कुछ कंटेस्टेड पॉइंट्स भी हैं, जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, पब्लिक इमरजेंसी एटसेट्रा, विच गिव गवर्नमेंट अनफेटेड पावर दैट कैन इन्फ्रिंज ऑन सिटीजन्स प्राइवेसी विद लिटिल और नो अकाउंटेबिलिटी फॉर गवर्निंग ऑफिसर। ठीक है, तो प्राइवेसी आजकल बहुत बड़ा इशू है कि गवर्नमेंट इन सब एक्ट को लाकर ना जनता की प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रही है। बट कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हैं, जैसे प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, एक्सपेंडिंग दी एप्लीकेशन ऑफ यूएसएफ। ये क्या था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, इसको आप कहा जाता है डिजिटल भारत निधि, एंड इंप्रूविंग दी फंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, बट यहाँ पर ओवरलुक किए गए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जैसे प्रमोशन ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन प्रमोट नहीं किया गया। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड इन डेट लेडन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव जो होने चाहिए थे, ये थोड़े से ओवरलुक रह गए इसमें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट जो था 5G स्टार्टअप में, वो थोड़ा सा श्रंक होना शुरू हो गया है। व्हाट इज द रीजन, द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ 5G कनेक्टिविटी बियॉन्ड द मेट्रो सिटीज। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है, तो बियॉन्ड मेट्रो सिटीज कोई ज्यादा इसकी डिमांड है नहीं। ओपनिंग अप द मार्केट टू न्यू प्लेयर्स एंड इंप्रूविंग कॉम्पिटिशन कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनोवेशन। Now, it is important that any new player in the services market has non-discriminatory and non-exclusive access to infrastructure
ऑन कमर्शियल बेसिस फॉर इट टू कॉम्पीट, ठीक है। एक्सक्लूसिव बिल्कुल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस होना चाहिए सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, तभी नए लोग आकर यहाँ पे कॉम्पीट कर सकते हैं। नाउ बिसाइड क्रिएटिंग एन इनेबलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट दैट लोअर्स द कॉस्ट फॉर बिजनेस, investing in fiber infrastructure will require significant amount of resource generation for both urban as well as rural areas। यानी गवर्नमेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे, ठीक है, उसके बाद प्राइवेट वाले अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ठीक है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें और वो अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज इनोवेशन वगैरह को ड्राइव करें, ठीक है, ये मोटिव होना चाहिए मेनली, ठीक है। तो गवर्नमेंट थ्रू दिस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसको अब डिजिटल निधि कहा जा रहा है, ओके, इट्स गवर्नमेंट शुड कंट्रीब्यूट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप इन रूरल एज वेल एज नॉन रूरल एरियाज while creating a competitive space for investment by the private sector, ठीक है। रेगुलेटरी कन्वर्जेंस होना बहुत जरूरी था आजकल, क्योंकि देखिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन है, अब ब्रॉडकास्टिंग है, इन तीनों को एक ही बिल के अंदर में लाना जरूरी था, ठीक है। तीनों का रेगुलेशन एक साथ होना जरूरी है, अलग अलग लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजीज हो, टेली कम्युनिकेशन हो या ब्रॉडकास्टिंग हो। क्योंकि ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था जनवरी 23 में एंड रेज द चैलेंज ऑफ फ्रेगमेंटेड ओवरसाइट। अभी तक फ्रेगमेंटेड थी पूरी ओवरसाइट, ठीक है, ओवर कन्वर्ज सर्विसेज, क्योंकि जबकि ये सारी सर्विस कन्वर्ज होती हैं एक दूसरे से आजकल। It has asked questions on the efficacy of separate license and distinctive administrative departments to handle converged services. A unified vision of the Government of India should bring synergies in licensing, standards, skilling and governance across different departments, ठीक है। तो अब ये सब एक ही रेगुलेशन के अंडर में आएंगे। इंसॉल्वेंसी से में काफ़ी चेंजेस होने की ज़रूरत है, और यहाँ पे ये लोग कह भी रहे हैं कि इसमें कुछ चेंजेस ज़रूरत है, क्योंकि इतना 95% तक के हेयर कट अगर आप करवाओगे तो ऐसे तो फिर जनता लुट जाएगी। यूएस ट्रेड पॉलिसी, ये जीएसपी क्या था, ठीक है, ये इंडिया के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म होता था ड्यूटी फ्री एक्सेस के लिए, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलती थी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इंडिया को थोड़ा डेवलपिंग कंट्री माना जाता था, बट ट्रम्प को मस्ती चढ़ी तो उसने हटा दिया कि इंडिया अब अच्छी खासी इकॉनमी है, उसको कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। दूसरा यूएसए को कंसर्न है कि इंडिया जो लेकर आया था कि हम लोग इंपोर्ट वगैरह जो लैपटॉप वगैरह के इंपोर्ट्स होंगे इनको बैन करेंगे, फिर उसके बाद कहा कि चलिए बैन नहीं कर रहे हैं बट मॉनिटर करेंगे, ताकि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं सिर्फ उन्हीं से इंपोर्ट किया जाए। तो यूएसए को इससे भी प्रॉब्लम है कि क्यों कर रही है, फ्री रखो ना ट्रेड को, ओके। तो सीकिंग द रिस्टोरेशन, इंडिया चाहता है आप फिर से हमें जीएसपी का बेनिफिट दें, दैट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो आपने रिवोक कर दिया था मिस्टर ट्रंप ने। यूएस इज इंडिया सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड ओनली लार्ज इकोनॉमी वेयर इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर देन इंपोर्ट, ठीक है। तो पहले तो याद रखिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है यूएसए में, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं यूएसए को, इंपोर्ट कम करते हैं, राइट। तो यही चीज ट्रंप को पसंद नहीं आ रही थी कि हम क्यों लॉस उठाएं, तो उन्होंने इंडिया का ये बेनिफिट खत्म कर दिया। फिर यूएस लेड एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, इसके 4 पिलर हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर रेगुलर फॉलोअर हो तो आपके पास नोट्स होंगे इस चीज के, ओके। आईपीईएफ ट्रेड पैक्ट टू काउंटर चाइना's mammoth influence on trade in Asia. Now US firms increasingly adopting China plus one policy, ठीक है, क्योंकि चाइना के अलावा ही वो एक और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहते हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंडिया विल एबल टू अट्रैक्ट मोर एफडीआई इन दिस, ओके। मोर ओवर इन द एब्सेंस ऑफ एफटीए विद यूएस, और हाँ यूएसए के साथ हमारा कोई एफटीए नहीं है अभी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। India has lost GSP benefit in 2019 when Trump began introducing radical trade measures, citing widening of trade gap with India and China. ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट बेनिफिशियरी था जीएसपी का इन 2017, अराउंड $5.7 बिलियन के इंपोर्ट्स किए थे यूएसए ने, वो भी ड्यूटी फ्री, ओके। बट जीएसपी स्टोर नहीं किया गया, ट्रम्प के हारने के बाद भी बाइडेन ने भी स्टोर नहीं किया, ठीक है। इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन लैपटॉप इंपोर्ट पर, हम सिर्फ मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो यूएस को उससे प्रॉब्लम है, ठीक है। इंश्योर दैट आईटी प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम ट्रस्टेड ज्योग्राफी, हमारा गोल सिर्फ इतना है कि ट्रस्टेड ज्योग्राफी से आए, यानी चाइना जैसी कंट्रीज से ना आए जो एस्पियोनेज वगैरह करता रहता है, ओके। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन, नो एनीथिंग एल्स, नो नथिंग, ओके। तो प्लीज़ ये सेशन हमने कंप्लीट किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन डेली होता है, उसको उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए, एंड अगेन अच्छा नहीं लगता ये कहने में, बट प्लीज़ अगर ये इस तरह का रिस्पॉन्स रहेगा ना 4-6 आवर्स के वॉच आवर्स इवन आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ 7 मंथ्स, तो फिर आई हैव टू शट दिस डाउन, ओके। मैंने कोशिश ये की है कि मैं यहाँ पे आपके साथ कोई फालतू बोल बच्चन नहीं करता, ठीक है, मैं फालतू की जोकरपंती नहीं करता आपके साथ यहाँ पर कि लोग चीख चिल्ला के नाच रहे हैं बंदरों की तरह और अट्रैक्ट कर रहे हैं व्यूअर्स को, वो सब नहीं होता मुझसे, ओके। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे आपको सिर्फ यूपीएससी
पे ही फोकस रखना है। मैं किसी और एग्जाम की बात भी नहीं करता आपसे, और जितनी डिमांड यूपीएससी की है उतना ही डिस्कशन करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं। ओके, बट अगर ये इतना पुअर रिस्पॉन्स रहेगा तो आई विल डेफिनेटली शट दिस डाउन। ओके, आई कांट कंटिन्यू लाइक दैट। So thanks for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.